रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं जब भी प्रचार में जाता मैं कभी कुछ सोच के नहीं चलता था। आप प्रधानमंत्री के मंच पे आपने ये कहा था, याद होगा आपको। हाँ, मैंने जो हाँ जी, राम को लाए हैं वो उनको हम लाएंगे और वो हमें भी ले आएंगे। हाँ। तो क्या वो तो स्वाभाविक है। देखिएगा, देश जब राजनीति की दशा और दिशा बदली है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जिस समय देश में उन्होंने पदार्पण किया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो हमें प्रेरणा मिलती थी। तो तभी से उनके पर्चे बांटने का, उनके बिल्ले बांटने का काम तो बचपन से ही मैं करता था और बड़े शौक से करता था। मैं साइकिल पे 2-2, 3 गांव घूम देता था, उनका पोस्टर लेकर चिपकाने का काम करना, बिल्ले बांटने का काम करना। जब प्रचार होता था, चुनाव का टाइम होता था, इस काम में मैं लगा रहता था। आज़ादी से पहले जो उत्पीड़न था हमारे देश के आम आदमी का, अंग्रेजी हुकूमत ने किया, तो ये सब के अंदर दिल में टीस थी। तो आज़ादी के बाद सब लोग चाहते थे कि जो तकलीफ़ें इन्होंने झेली हैं, अब उन्हें कोई तकलीफ न झेलनी पड़े। इसलिए राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, गांव के लिए तमाम राजनीतिक लोग काम करते थे। चौधरी चरण सिंह ईमानदारी की मिसाल है। उन्होंने जिस तरह ईमानदारी से काम उन्होंने किया और मन से काम किया उन्होंने। राजकुमार सांगवान जी, आपका रोजाना खबर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको सफल चुनाव लड़ने के लिए बधाई। हम पहला सवाल यही करते हैं आपसे कि आप कितने भारी बहुमत से, क्या आंकड़ा है बागपत लोकसभा सीट से आपके जीत का? नहीं, एक्चुअली मैं कभी मैं तो चुनाव लड़ा हूँ और बड़े मतलब फॉर्मल उसमें चुनाव लड़ा हूँ, आराम से घूमता रहा हूँ लोगों के बीच, क्योंकि उनका प्यार इतना मिल रहा था, मुझे आशीर्वाद इतना मिल रहा था कि मुझे कहीं भी ज़रा से भी कहीं वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सबका लगाव, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार मेरे साथ था। जहाँ भी जाता था लोग हाथ हाथ मुझे लेते थे। तो मैं तो उनका प्यार है, मैं कभी वैसे आंकड़ों पे कभी मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं तो ये कि वो चुनाव हो गया, मतगणना होगी, रिजल्ट आएगा सब। क्या लगता है फिर भी कितने लाख का जीत आप दर्ज करेंगे? क्योंकि चौधरी साहब की विरासत है और आप चौधरी साहब की तीसरी पीढ़ी के साथ आप काम कर रहे हैं, और ऐसे में आगे सवाल करेंगे कि ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल आपने पेश की है। तो क्या आंकड़े या क्या मानते हैं आप, आंकड़ा कितना हो सकता है जीत का? आंकड़ा तो ठीक है, बेहतर है, क्योंकि इस समय जो देश का जो वातावरण है पूरा, देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसको देश तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहता है। और तमाम लोग चाहते हैं कि देश जिस तरह 10 साल में उन्होंने प्रगति की, देश ने तरक्की की है और अपनी साख पूरी दुनिया में स्थापित की है, उस साख को और मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसको लेकर तमाम लोगों में जोश था और माहौल जो है एनडीए के पक्ष में था। और जब फिर मैं प्रत्याशी बनकर वहाँ पहुँचा तो लोगों को और ज़्यादा उनका उत्साह उनका बढ़ा। उनको लगा कि चलो एक और सरल इंसान आपके बीच में चुनाव के लिए आए हैं और वो आपके प्रतिनिधि बनेंगे तो सभी के साथ खड़े रहेंगे। इससे भी मुझे काफ़ी बल मिला कि उनका प्यार और ज़्यादा बढ़ा। बिल्कुल, लगातार हम कई सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका वो बहुत बढ़िया भाषण है जो सभी मीडिया में सुर्खियां बनी थी, हमने भी सुर्खियां बनाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और हमें भी ले आएंगे। ये बहुत चर्चित रहा। ये कैसे आप वहाँ पे मंच से मतलब तैयारी करी थी या उस समय निकल गया? नहीं, ये सब तो बिल्कुल एकदम मन से ही ये बातें आ रही थी सब। मैं जब भी प्रचार में जाता मैं कभी कुछ सोच के नहीं चलता था। आप प्रधानमंत्री के मंच पे आपने ये कहा था, याद होगा आपको। हाँ, मैंने जो हाँ जी, राम को लाए हैं वो उनको हम लाएंगे और वो हमें भी ले आएंगे। हाँ। तो क्या वो तो स्वाभाविक है। देखिएगा, देश जब राजनीति की दशा और दिशा बदली है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जिस समय देश में उन्होंने पदार्पण किया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उस समय राम मंदिर की लहर तो खैर हालांकि बहुत पहले भी थी और राम मंदिर का मुद्दा देश में बड़ा मजबूती से चल भी रहा था। और अब ये समय भी आया है इस समय कि राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। उन्हीं के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये सब उनको मानने वाले हैं। जो हिंदुओं की भावना थी कि राम मंदिर बने, वो ऐसे समय में बना है, तो स्वाभाविक है लोगों के मन में भाव थे, उनके प्रति श्रद्धा थी और वो श्रद्धा सब लोग महसूस करते थे। तो लोगों का रुझान भी था, जो मानते थे, जो प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, उनमें आस्था रखते हैं, पूजा करते हैं उनको। तो सब मन में ये भी था कि भाई बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, क्यों ना बने। जब सभी धर्म मजहब के लोग अपने उनका निर्माण करा लेते हैं तो राम मंदिर का निर्माण क्यों ना हो, क्यों ना बने। तो जब वो बना है तो मुझे तो अनायास मेरे अंदर से ही निकली बात की, जो जनता कहती थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और फिर मुझे यही लगा कि जब जनता ये कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे,
तो मुझे भी ये लग रहा था, महसूस हो रहा था कि वो कृपा प्रभु श्री राम की मेरे ऊपर भी बनेगी और रहेगी। वो सबका लगाव, सबका प्यार, आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, तो जो राम को लाए मुझे भी लाएंगे। बिल्कुल। राजकुमार सामगान जी, आप चौधरी साहब के ऊपर आपने पीएचडी किया। छात्र राजनीति, मेन राजनीति, जो मुख्य राजनीति की एक ककड़ी या नर्सरी या पाठशाला कहा जाता है, बैकबोन माना जाता है। आप छात्र राजनीति के पुरोधा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से आप मेरठ कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये किस तरीके से हो पाया और किस तरीके छात्र राजनीति से जब आप मेन स्ट्रीम राजनीति में आए और अब आप संसद में पहुंचने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे छात्र राजनीति को लेकर? देखिएगा, मेरठ कॉलेज में जब मैं आया और उस समय छात्र राजनीति और छात्र संघर्ष चरम पर था, और मुझे बिल्कुल लगा कि ये जो संघर्ष है, जो लोग कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं और विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए सदैव वो संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, लगना चाहिए। मुझे काम मिलता चला गया उनके साथ, जो हमारे सीनियर्स लोग थे उनके साथ काम मिलता चल, और काम में मुझे रुचि थी, मैं लगता चला गया। और फिर संघर्ष करते करते, लड़ते लड़ते मुझे पता ही नहीं चलता था कितने मुद्दों पे हम संघर्ष करते करते कब हमारी गिरफ्तारी होगी, कब हम जेल चले गए, कितनी बार जेल गए, कितनी बार छूटे। और जज्बा उतना ही था। वो तो सन 1980 की घटना है। उस समय बड़ा विभत्स वो पुलिस का जो वो था, बड़ा ख़राब व्यवहार था बागपत में। माया त्यागी के साथ जो हुआ, उनके पति के साथ जो हुआ वहाँ पर, और वो चौधरी साहब को बड़ा तकलीफ देने वाला मंजर था वहाँ का। चौधरी साहब ने उसको लेकर कहा, कांग्रेस की सरकार ने हुकूमत को ललकारा कि बोले जो इस तरह का कृत्य करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं उसमें रहे हैं, और उनको दंडित तत्काल करें, दंडित नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर रहेंगे। एक बहन बेटी की जो इज्जत आबरू के साथ जो हुआ है, पूरी देश उससे दुखी है। तो उस समय जेल भरो आंदोलन उनके विरुद्ध चलाया गया, प्रशासन शासन के खिलाफ। और आप भी जेल गए? और उसमें मैं भी जेल गया, बहुत लोग जा रहे थे, सब लोग जेल जा रहे थे, और लग रहा था कि हम एक जुल्म करने वाली जो हुकूमत है, जो प्रशासनिक इकाई है, जो पुलिसकर्मी है, उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो जज्बा था जाने का। हम भी गए, जेल से फिर आए, तभी चौधरी साहब के चरणों में बैठने का अवसर भी मिल गया मेरठ में। और देखा किस सन में आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे? नहीं, छात्र राजनीति में रहेगा। एक्चुअली मेरे समय तो छात्र संघ का चुनाव भी नहीं हुआ। हम छात्र संघ की बहाली के लिए लड़ते रहे। 25 साल छात्र संघ का चुनाव बैन रहा, 25 वर्ष। 78 में लास्ट चुनाव हुआ मेरठ कॉलेज में, और तभी मैं मेरठ में आया था। छात्रों को अपनी बात एक प्लेटफार्म के माध्यम से रखने का प्लेटफार्म एक उनको मिले, इसके लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और 92 में हुआ, फिर बैन हो गए चुनाव। तो आगे 2002 में बहाल हुए हैं। उसमें इस बीच में छात्र संघ के चुनाव नहीं थे, और यही कारण था कि इस बीच में छात्र राजनीति से जो लोग संघर्ष करके राजनीति में आने चाहिए थे, वो छात्र संघ के माध्यम से वो नहीं आ पाए। और लेकिन मुझे पहचान मिली छात्र राजनीति से, छात्र संघर्ष से, छात्र संघ बहुत ज़्यादा पहचान मिली। इतनी पहचान मिली कि पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा प्रदेश मुझे जानता था, और तमाम अधिकारी मुझे जानते थे। ये बस वही सफ़र मुझे फिर प्रेरणा मिलती रही। चौधरी साहब के समीप पहुंचा, उनको देखा, उनको पढ़ा, उनके व्यक्तित्व को देखा, उनके व्यक्तित्व को पढ़ा। लगा कि इनके अंदर दर्द है, किसान के, मजदूर के, गरीब के लिए, गांव के लिए दर्द है, आम आदमी के लिए दर्द है। इनकी नीतियाँ ये चाहते हैं कि गांव और गरीब उनकी तरक्की हो, उनकी तकलीफ़ों का समाधान हो, और उसके लिए सरकारों में उनके प्रतिनिधि हों, सरकार उनकी बात को सुने, उनकी बात को माने, उनके लिए काम करें, नीतियाँ बने उनके लिए। तो जब उनको पढ़ा तो उनसे प्रेरणा मिली। मैं तभी सोचा कि इस नीति को, इनके महापुरुष की नीति को लेकर आगे बढ़ना है। और जो आरएलडी में आप कब आ गए थे, किस सन में आ गए थे आप आरएलडी में? मैं तो 1900, अब आरएलडी में आने का तो सक्रिय रूप से तो 1982 में आ गया हूँ। मैं युवा लोकदल जनपद मेरठ, जब तो बागपत भी एक ही था, उसका पदाधिकारी बनाऊँ। लेकिन वैसे तो मुझे उस पार्टी के बिल्डर पर्चे बांटने का जो शौक़ था, वो मुझे बचपन से था। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तब से मुझे शौक़ था। हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, वो बताते थे हमें ये जो पार्टी है, ये किसान की, गांव की, गरीब की, मजदूर की चिंता करते, उनके लिए संघर्ष करते, उनके लिए लड़ रही है, और उनके लिए ही ये वोट मांग रहे हैं। तो हमें प्रेरणा मिलती थी। तो तभी से उनके पर्चे बांटने का, उनके बिल्ले बांटने का काम तो बचपन से ही मैं करता था, और बड़े शौक़ से करता था। मैं साइकिल पे
2-2 3-3 गांव घूम देता था, उनका पोस्टर लेकर चिपकाने का काम करना, बिल्ले बांटने का काम करना। जब प्रचार होता था, चुनाव का टाइम होता था, इस काम में मैं लगा रहता था। और उसके बाद 1982 में मुझे सक्रिय रूप से संगठन में मुझे दायित्व मिला, है ना। ये आप आरएलडी के अटल जी कहे जाते हैं, तो आप बताइए कि किस तरीके से अटल जी जब आपको कहे जाते हैं और कहा जाता है तो कैसा अनुभूति करते हैं, और अविवाहित रहने का फैसला आपने क्यों किया? वो तो समय नहीं मिला कभी इस तरफ देखने का, सोचने का, इसमें विचार करने का मुझे कभी समय नहीं मिला, क्योंकि संघर्ष का रास्ता इतना लंबा था। प्रतिदिन संघर्ष के लिए मतलब मैं सुबह उठकर और इसी काम पे मुझे लगे रहने में जो आनंद आता था, और मेरे पास समय नहीं रहता था कि मैं कभी और चीज़ों के बारे में कभी विचार करूं, सोचूं। मैं संघर्ष करते करते मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया कि ये भी माता पिता घर मैं कभी सब मैं छोड़ा है, सभी ने 1980 में छोड़ा है सब चीज़। तो एक तरह से प्रचारक की भूमिका में आप आरएलडी के तौर पे लगे इसी काम पे लगे, सुबह से शाम समाज के मुद्दों को लेकर, उनकी तकलीफ़ों को लेकर लड़ना, संघर्ष करना, उनके समाधान उनके खोजना, और उसमें आने जाने का मतलब संगठन कैसे काम करे, कैसे मजबूत करें, कैसे लोगों के मुद्दों को लेकर हम लड़ें, इस पर लगे रहे, इस पर काम करते रहे। बिल्कुल, 2-3 सवालों ने आपसे। क्या लगता है कि जो आपकी ईमानदारी की बहुत बड़ी मिसाल है, अटल बिहारी वाजपेयी से आपकी तुलना की जाती है, आरएलडी के अटल बिहारी आरएलडी के अटल, क्या लगता है कि जो पहले की राजनीति होती थी और आपकी राजनीति में जो लोग कहते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार, ये हालांकि मोदी सरकार, योगी सरकार के आने से ये बहुत ज़्यादा जीरो टॉलरेंस हो गया है, तो क्या आप मानते थे कि राजनीति बीच में दूषित हो गई थी? देखिए, उस समय तो राजनीति ईमानदारी की ही थी। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो देश की आज़ादी के बाद राजनीति जिन्होंने की है, देश में हुकूमत के लिए, उसके लिए काम किया है ना, तो वो उस समय सब तमाम ईमानदार लोग थे, और वो देश के लिए काम करने का उनके अंदर जज्बा था, समाज के लिए काम करने का जज्बा था। क्योंकि आज़ादी से पहले जो उत्पीड़न था हमारे देश के आम आदमी का, अंग्रेजी हुकूमत ने किया, तो ये सब के अंदर दिल में टीस थी। तो आज़ादी के बाद सब लोग चाहते थे कि जो तकलीफ़ें इन्होंने झेली हैं, अब उन्हें कोई तकलीफ ना झेलनी पड़े, इसलिए राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, गांव के लिए तमाम राजनीतिक लोग काम करते थे। चौधरी चरण सिंह ईमानदारी की मिसाल है। उन्होंने जिस तरह ईमानदारी से काम उन्होंने किया और मन से काम किया, उन्होंने जिस भावना से उन्होंने काम किया, उन्होंने पहचान अपनी देश ने दुनिया में बनाई, और लोगों के दिलों में उनकी ऐसी जगह थी। तमाम लोग, हर जाति धर्म के लोग उनको अपना देव समझते थे, भगवान समझते थे कि ईमानदार हैं और हमारी तकलीफ़ों के लिए, हमारे उत्थान के लिए यही काम करते हैं, ये चिंता करते हैं। तो मैं तो जब ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठा, सीखा भी उनसे, और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे ऊपर रहा। मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में कि क्या परिवार है, क्या व्यापार है, क्या कारोबार है, क्या संपत्ति है, क्या दौलत है। इस बारे में कभी समय नहीं मिला ना सोचने का। सुबह उठे और मुद्दों को लेकर संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, लोगों को समाधान करने के लिए, कैसे तकलीफ़ों का समाधान हो, कैसे जो आदमी परेशान दिख रहा है उसको कैसे उनका हम हल निकालें, इस पर हम पूरा समय, मैं 24 घंटे उसी में सोचते मुझे पता ही नहीं चला मेरा जीवन कब बढ़ते बढ़ते मैं इस आयु में आ गया, मुझे नहीं पता चला। 1980 लोगों के बीच आप लगे रहे, आप मेरठ कॉलेज में इतना ही प्रेम, इतना ही आशीर्वाद, इतना लगाव और इतना ही लोगों का समर्थन मुझे मिलता है। विधायक छवि को बना पाना, टिका पाना बहुत बड़ी बात है आज के समय में। जिस तरीके से आपकी छवि बेदाग और अटल जी की तुलना, अटल जी देश के सबसे ईमानदार नेताओं में से एक है। आप मेरठ कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे और अब आप रिटायर कर गए। क्या आप मानते हैं कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे जो राजनीति में बहुत ही तेज़ी के साथ आते हैं और बहुत जल्दी लेने की लालसा रहती है और गलत कदम उठा लेते हैं? आपको मैं देख पा रहा हूँ कि आप चौधरी साहब के समय से 40-50 साल पहले आरएलडी में जुड़े। चौधरी साहब भी मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, तमाम जगह रहे, तब भी आप जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए और लगातार मेहनत करते रहे, दरी बिछाते रहे, बिल्ले बांटते रहे। जब चौधरी अजीत सिंह आए, सभी सरकारों में मंत्री रहे, तमाम लोग चुनाव लड़े, लेकिन आप फिर भी नहीं चुनाव लड़े, विधायक का भी चुनाव नहीं लड़े। तो क्या लगता है कि तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी जी के साथ आप आए और मोदी सरकार के तीसरे टर्म के लिए में आपके साथ गठबंधन आरएलडी और भाजपा का होता है और आपको सांसद का टिकट मिल जाता है? ये जो धैर्य है, ये धैर्य को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली मन में कभी इस तरह का ख्याल नहीं आया। मन में ये ख्याल कभी मन में नहीं आया कि बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करके उधर जाना, क्योंकि कभी समय नहीं मिलता था सोचने का। संघर्ष के मतलब सुबह उठे लोगों की परेशानियां इतनी थी कि उनके काम करते, उनका समाधान करते करते जो समय गुजरता था सुबह से रात तक का, तो बीच में कभी ऐसा ख्याल नहीं आता था कि हमें कुछ सोचने का मेरे पास इस समय हो कि मैं दूसरे फील्ड के बारे में हम सोच रहे हैं। और ये भी रहता था
कि वहाँ नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, लेकिन जिस धैर्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जो लगन के साथ हम काम करते थे, उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाते थे, उनके लिए धरना प्रदर्शन करने में कभी चूक नहीं करते थे, हम संकोच भी नहीं करते थे, एकदम मुखर होकर हम लड़ जाते थे, बैठ जाते थे। तो उसका समय नहीं मिला। और बीच में एक राजनीति का दौर ऐसा भी आया कि वो पैसे का दौर आया, कि राजनीति में तमाम जो राष्ट्रीय नेतृत्व है ये सोचने लगे कि जिनके पास दौलत है, पैसा है, अपार धन है, वो ही राजनीति में चुनाव लड़ पाएंगे, वही चुनाव जीत पाएंगे। तो ये भी कारण रहा कि मेरे जैसा कार्यकर्ता, क्योंकि पता था सबके पास कुछ है तो है नहीं, साधन नहीं, धन नहीं। तो कभी बीच में कभी ऐसा दिल के कोने में कभी लगा कि यार ये तो बहुत जल्दी आया और सांसद और विधायक बन गया, मैं लगातार हूँ, कभी ऐसा कुछ मलाल? मैंने कभी किसी दूसरी तरफ को देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि किसको क्या मिल गया, क्या नहीं मिला, कौन कितनी जल्दी राजनीति में कहाँ आगे चला गया, कहाँ नहीं चला गया। कभी मैंने न सोचा, ना इसमें कभी विचार किया। मैं तो सिर्फ अपना एक रास्ता था, उसी रास्ते पर चलता रहा। और मुझे पता था चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़ना है, और उस विचारधारा पर काम करना जीवन पर्यंत। गांव के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए जो मुद्दे हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए काम करना। मैं तो उस पर ही लगा रहा, अपने एक रास्ते पे चलता रहा। मुझे नहीं पता कौन कहाँ से कहाँ निकल गया, कहाँ चला गया। लेकिन ये बात सही है कि जब आपकी बार गठबंधन हुआ, और गठबंधन होने के बाद में जो हमारे हिस्से में सीट एनडीए में आई, राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में, तो मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बागपत जैसी लोकसभा सीट से कभी मैं प्रत्याशी हो सकता हूँ अपने दल से, क्योंकि वो सीट चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की सीट है और उनकी पारिवारिक सीट है। और हम अपनी विरासत, अपने मुखिया की विरासत की सीट के बारे में हम ये सोचेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, जो चुनाव उनको ही लड़ना है। हम कभी सोचा तो हमारे सोचना भी पाप था। लेकिन जो फैसला चौधरी साहब ने लिया, और ये बड़ा कठिन फैसला था उनके लिए लेना, ये सामान्य फैसला नहीं, कोई नहीं ले सकता राजनीति में इतना बड़ा फैसला, कि मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता जिसका ये पता था, जब मेरा पर्चा भरा जा रहा था और उसमें चार्टेड अकाउंटेंट आगे बैठ के बोले भाई संपत्ति का ब्यौरा इसमें भरा जाना, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास वास्तव में कुछ नहीं है, एक तगत और दरी है, आप उसमें जो भर सकते हैं कॉलम में भर दें, बाकी कोई दौलत मेरे पास है नहीं, ना व्यापार, न कारोबार, न पैसा भी नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है। और ऐसे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देना चौधरी जयंत जी का, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, ये इतना बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला है, कोई नहीं ले सकता कि जिसके पास कुछ भी ना हो वो चुनाव कैसे लड़ेगा। और उन्होंने फैसला लिया, ये उन्होंने इतिहास में ये चीज़ें दर्ज कर दी। आज पूरा देश उनकी प्रशंसा भी कर रहा है कि आपने एक ऐसे कार्यकर्ता को लड़ा दिया, कोई लड़ा ही नहीं सकता था जिसके पास वास्तव में कुछ ना। क्योंकि चौधरी साहब की विरासत को आप बागपत में जैसे आप प्रतिनिधित्व करेंगे, तो एक सांसद के रूप में मैं आपको देख पा रहा हूं, तो क्या चौधरी साहब के जो सपने थे, अजीत सिंह जी के जो सपने थे, और जयंत चौधरी ने जो विरासत सौंपी है, उसको लेकर क्या आपने रोड मैप तैयार किया है? फिलहाल 4-5 ऐसे एजेंडे जो आपको बागपत जैसे लोकसभा में आपको दिखाई दे रहे हैं एज ए सांसद? वहाँ तो काम करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। मैं खूब महसूस करता हूँ, मैंने अब देखा जाके, और महसूस भी करता हूँ जो अब तक काम हुए उन कामों से और आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है। वहाँ वो बागपत जनपद आज के जो हालात उसके हैं, हम उसके बराबर में गाज़ियाबाद जनपद है, दिल्ली लगा है, नोएडा लगा है, एनसीआर है, आप उस बॉर्डर पे चले जाएँ, हरियाणा का सोनीपत है, कितने डेवलप्ड है, और यहाँ से मेरठ आ जाओ तो कितना डेवलप्ड है, और बागपत है अभी, वहाँ बहुत सारी ज़रूरतें हैं। और अभी चुनाव हुआ है, मतगणना होनी है, 4 तारीख को रिजल्ट आने दो। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं वहाँ के लेकर, और मेरे पास समय भी है, और मेरे अंदर जज्बा भी है, तमन्ना भी है मेरी, मुझे कुछ करूँ, करके दिखाऊँ वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ भी डेवलपमेंट हो, वो जनपद भी हमारे एनसीआर में एक नक्शे पर दिखाई दे लोगों को, नोएडा की तरह, ग्रेटर नोएडा की तरह, गाज़ियाबाद की तरह, मेरठ की तरह, वहाँ भी डेवलपमेंट ऐसे हों ताकि नौजवान, गरीब, कोई भी आदमी जिसके सामने रोज़गार का संकट है, जिसके सामने स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए बड़े अस्पताल नहीं है, उसको दौड़ना पड़ता है दिल्ली, नोएडा और मेरठ जैसी जगहों पर, उसका समाधान हो। अच्छे इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के हों, जो टेक्निकल एजुकेशन के अच्छे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के हों, जहाँ बच्चा दूर ना जाना पड़े उसको, वहाँ उसको आसानी से पढ़ ले और अपने जीवन का जो अगला सपना उसको पूरा कर ले, वहाँ से पढ़ के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, और वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में मेरे दिमाग में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे भरोसा सरकार एनडीए की बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो पूरे देश को विकासशील देश बनाने के लिए उनका प्रयास है, और विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हमारा जो लोकसभा क्षेत्र रहेगा, मेरी तो कोशिश है कि उनके मार्गदर्शन में बैठ के मैं उनसे बहुत सारी बातें, बहुत सारा तकलीफ, यहाँ के समाधान जो हों, उसके लिए मेरे दिमाग में एक ही नक्शा रहेगा कि बागपत, और प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी बहुत सरल, अच्छे इस समय मुखिया हैं प्रदेश के, वो भी चाहते हैं
कि अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो और विकास प्रदेश में हो, ऐसे लोग उनके साथ खड़े हों, तो मुझे भरोसा है कि उनका भी सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा यहाँ की तरक्की के लिए। नरेंद्र मोदी जी का मिलेगा और चौधरी जयंत जी का जो मार्गदर्शन मेरे लिए होगा, वो सबसे बड़ा मार्गदर्शन उनका होगा। उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि वो ईमानदार, बेदाग नेता हैं और सदैव चिंता करते हैं नौजवान की, गांव की, गरीब की, किसान की चिंता करते हैं। आज एनडीए के साथ हैं। पूरा भरोसा है कि उनके मार्गदर्शन में जितना मुझे काम सौंपेंगे, उस काम पर मैं उस रास्ते पर चलकर उनके मार्गदर्शन में जो उनकी सोच है, विचार है, उनको उसे पूरा करने का मैं भरसक प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। और बागपत जो लोकसभा क्षेत्र है, उनके लोगों के जाति धर्म से ऊपर उठकर उनके लोगों के दिलों को जीतने का मैं काम करूँगा, उनके बीच में रहूँगा, कोशिश करूँगा उनको सांसद की दूरी लगे ना। डेवलपमेंट दिल्ली की चकाचौंध और नोएडा और तमाम हरियाणा की चकाचौंध, मेरठ की चकाचौंध, बागपत में भी वो चकाचौंध पहुँचे और डेवलपमेंट करे। ट्रिपल इंजन की सरकार तो सही मायने में आप हैं कि देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, वो भी अविवाहित होकर देश की सेवा कर रहे हैं। जो प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी अविवाहित रहकर देश सेवा, मतलब 24 घंटे समाज को, देश को और राष्ट्र को दे रहे हैं। और बागपत का जो सांसद है राजकुमार सांगवान, वो भी अविवाहित रह के 50 सालों 60 सालों से लगातार इस देश की जनता की सेवा कर रहा है। तो इस ट्रिपल इंजन, सही मायने में बागपत को एक ट्रिपल इंजन में तीसरा इंजन आप जैसा मिला है, जो 24 एक मंत्री के रूप में देख रहा हूँ। ये तो फैसला जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो सरकार बनाएंगे, ये तो फैसला उनके हाथ है। उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरा हौसला और मेरा मनोबल इसलिए ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि इस समय प्रदेश के मुखिया जो हैं, पूरा प्रदेश की जनता, पूरा प्रदेश उनका परिवार है। और जो देश के मुखिया हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो पूरे देश के को अपना परिवार समझते हैं और मैं उन्हीं की तरह हूँ। और इसलिए मेरा मनोबल और हौसला बढ़ा हुआ कि जैसे वो हैं सदैव देश और प्रदेश के लिए सोचने वाले, मैं बागपत के लिए सोचने वाला हूँ, इसलिए उनका आशीर्वाद मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो ये मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, बागपत इस बार डेवलपमेंट और विकास की नई इबारत लिखेगा, नई कहानी लिखेगा और एक देश दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। और चौधरी साहब जो देश के प्रधानमंत्री थे, जो विरासत आपको सौंप रहे हैं इस बार, तो एक सांसद के रूप में आप, उनकी आत्मा को आज शांति मिलेगी कि सही मायने में उनके दूत को एक आज कठिन दौर से गुजरने के बाद भी अंत भला तो सब भला। और रोज़ाना खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सांसद बने, भारी बहुमत से जीतें और मेरी शुभकामना है कि आप जैसे ईमानदार और स्वच्छ छवि के बेदाग चेहरे को मंत्री बनना चाहिए। और बागपत ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जो डेवलपमेंट की जो हवा है वो कायम रहनी चाहिए। नमस्कार। थैंक यू।